I'll share the screen. Okay, so need to zoom it a little. Okay, always you have to write calculation of total income on the top. There are something that you need to remember before starting. You also have to mention certain things like what is the name of the assessee, then assessment year, previous year, ठीक है, लीगल स्टेटस वो भी मेंशन करना है आपको, एंड रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। क्या रह गया? रेसिडेंशियल स्टेटस, प्रीवियस, लीगल स्टेटस, असेसमेंट या नेम ऑफ द असेसी। फाइव थिंग्स दैट यू नीड टू मेंशन ऑन द टॉप, ठीक है। दिस इज योर name of the assessee and then you will start it with this. Okay, so this is the name of the assessee on the top, and I hope you already remember the legal status and residential status. Legal status we have already learned in definition part, and the legal status for you will always be individual, ठीक है। वी आर डूइंग इट फॉर एन इंडिविजुअल, और सैलरी तो इंडिविजुअल को मिलती है ना, वहां पे तो कोई डाउट नहीं है। देख लो, कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड सैलरी ऑफ मिसेस सुनीता। तो असेसी कौन है आपका? मिसेस सुनीता इज योर असेसी, ठीक है। एंड प्रीवियस ईयर क्या होगा? आई एम वेटिंग, मुझे आवाज नहीं आ रही तुम लोग की, क्यों? वॉल्यूम, वॉल्यूम है, कोई बोलो जरा, इज इट ऑडिबल? यस सर। हाँ, मतलब तुम लोग आंसर नहीं दे रहे। यू कैन हियर मी बट आई कांट हियर यू। व्हाट इज द प्रीवियस ईयर? जल्दी बोलो। अर्निंग ईयर बताना है अनीश। हाँ 2020 हाँ 2021। दिस इज माय क्वेश्चन। आपका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 21-22। हाँ, ये हमेशा सेम रहेगा, दिस विल ऑलवेज बी सेम। एंड यहाँ पे भी आपको आर एंड ओ आर लिखना है। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सारे ही इनकम उसको टैक्सेबल होंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस उसका आर एंड ओ आर होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ओनली, 6.3 ना, 6.3। okay, so from here we will start. ठीक है, this is particular and this is amount for inner column and this is amount. This is the format you will be using throughout from top to bottom, यहाँ तक के सब सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम लिख सकते हैं, टैक्सेबल इनकम लिख सकते हैं, whatever you want to write.
ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, ठीक है, कीप इट सिमिलर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, बिकॉज यू आर learning the head income from salary, but later on you will understand that there is 5 heads of income, and in exam they will be coming in any combination. So you cannot write income from salary, income from house property, capital gain, like that you cannot write. You should always write calculation of total income to be at common place. ठीक है, although because the income is only salary here, so you can also write calculation of income under the head salary. You can also write like that. Okay, but keep it simple, calculation of total income, and whichever head you want to take first, you write it here, income from salary. ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा क्या रखोगे कॉमन, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, और जो भी आपका हेड है वो यहाँ से आप लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इधर इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर और भी हेड्स होंगे तो आप नीचे नीचे उसके ले सकते हैं। तो एक ही फॉर्मेट में आपको सारे हेड्स जो है वो आते हैं। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड सैलरीज ऑफ मिसेस सुनीता फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। देखो यहाँ पे असेसमेंट ईयर प्रॉपर लिखा हुआ है। ठीक है, बिकॉज इट इज न्यू टेक्स्ट बुक। ठीक है, so I will make certain modification and then I will resend the notes to you. Okay, बाकी कुछ changes नहीं है, बस यहीं पर changes है। Okay, okay, so salary at the rate of rupees 9,000 per month. तो यहाँ पे आप लिखेंगे बेसिक सैलरी या सैलरी जो भी है, और यहाँ पे इसका कैलकुलेशन बताना है आपको। 9,000 पर मंथ है, तो क्या करेंगे, 9,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 1,08,000। ठीक है, 1,08,000 हो जाएगा। ओके, इनकम टैक्स तो टैक्सेबल नहीं हो सकता, प्रोफेशन टैक्स भी टैक्सेबल नहीं हो सकता, इट इज योर लाइबिलिटी, है ना, ये इनकम नहीं है। ठीक है, सो ये तो नहीं टैक्सेबल है। एक्सेस कंट्रीब्यूशन कभी टैक्सेबल, मतलब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हो या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो, ये कभी भी टैक्सेबल नहीं होता। बट अगर एम्प्लॉयर ने एक्सेस कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, एम्प्लॉयर ने एक्सेस कंट्रीब्यूट किया है, तो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में आ जाता है एक्सेस कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है आपको एक्सेस कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ठीक है, सिर्फ एक्सेस कंट्रीब्यूशन जो होता है वही टैक्सेबल होता है। तो एज पर रूल जो एक्सेस था, एक्सेस बाय कितना था 1200, तो 1200 ही टैक्सेबल होगा। ओके, बोनस, ठीक है, भले बोनस पेड लिखा हुआ है, बट बोनस पेड टू एम्प्लॉय या बोनस पेड टू सुनीता, इस तरह से आपको उसको रीड करना है। सैलरी ऑफ हाउस होल्ड एम्प्लॉय, सैलरी ऑफ हाउस होल्ड एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, तो ये आपके लिए परक्यूजेट है। परक्यूजेट तो दिया है यहाँ पे क्लियरली, एंड परक्यूजेट इज ऑलवेज टैक्सेबल एक्सेप्ट सम केसेस में गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। वैल्यू ऑफ रेंट प्री अकोमोडेशन, ये भी परक्यूजेट है। आपको फ्री में रहने मिला है अकोमोडेशन। arrears of salary is also taxable। overtime wages, there is no difference between salary and wages here, याद रखना है। wages is also salary, salary is also salary, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इनका क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। इसको बोलते हैं ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। इसके बाद अब ये नया टॉपिक है आपके लिए, ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया था ऑलरेडी।
ठीक है। सो वापस से इसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया है। अगर कोई नहीं था या किसी को कुछ समझना है टर्म्स जो उनको समझ में नहीं आई होगी तो वो पूछ सकते हैं। इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि सर ये क्यों आया यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, एनीथिंग, एंड यू कैन आस्क इट आल्सो बिकॉज इट इज समथिंग व्हिच इज वेरी न्यू फॉर यू। ठीक है। तो आपको शायद नहीं समझ में आएगा वैल्यू ऑफ फ्री अकोमोडेशन किसको बोलते हैं या फिर अरियर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है। ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है, बट स्टिल इफ सम पॉइंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडेबल इजीली सो यू टेल मी। यहाँ तक कि ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी क्लियर है, मैंने सब ऐड कर लिया है। ठीक है। वेदर इट इज बेसिक सैलरी, एक्सेस कंट्रीब्यूशन, बोनस, ठीक है, परक्यूजिट है ये सब, अरियर्स, ओवर टाइम, सारे ही आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में आते हैं। ठीक है। हम लोगों ने बहुत सारी लिस्ट हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी कि क्या क्या सैलरी की लिस्ट में आता है ऑलरेडी। ठीक है। कई जगह पे हम लोगों ने एक्सेप्शन भी पढ़ा हुआ है, जैसे बोनस, बोनस सिर्फ रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होता है। अरियर्स, एरियाज ऑफ एकोमोडेशन, एरियाज ऑफ एकोमोडेशन ये रेंट फ्री अकोमोडेशन बोल रहा हूँ, रेंट फ्री अच्छा अरियर्स एंड एकोमोडेशन है सर, अरियर्स एंड एकोमोडेशन बोल रहे हैं। एकोमोडेशन बेटा रहने को बोलते हैं, आपको फ्री में रहने को मिला है। ठीक है। सो दैट इज योर बेनिफिट, और वो दिया है वैल्यू ऑफ फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब पूरा का पूरा जो है आपको रहने के लिए फ्री में ही मिला, और उसकी वैल्यू निकाल के दिया है, अदरवाइज आपको वैल्यू भी कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है। तो वैल्यू मतलब परक्यूजेट वैल्यू दिया है आपको ऑलरेडी। ठीक है। तो इट इज टैक्सेबल एज परक्यूजेट। ठीक है। अगर एम्प्लॉयर ने आपको रहने के लिए घर दिया है, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके घर के एम्प्लॉय की सैलरी वो पे करता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल वो पे करता है, दैट इज अ परक्यूजेट। परक्यूजेट का मतलब क्या होता है, इट इज नॉन कैश फ्रिंज बेनिफिट। ठीक है। विच इज पास फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। ठीक है। कोई डेफिनेशन है, और वहां पे पर्सनल बेनिफिट होना चाहिए एम्प्लॉय का। हर चीज जो है वो सैलरी में काउंट नहीं होगी परक्यूजेट में, पहले तो वहां पे पर्सनल बेनिफिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको क्या नाम है एक कार दे दूं और मैंने उसको आपको बोला है कि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आना है, दैट इज नॉट परक्यूजेट। ठीक है। इफ आई एम एबल टू यूज इट पर्सनली, इफ आई एम एबल टू डिराइव पर्सनल बेनिफिट फ्रॉम दैट एसेट, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज परक्यूजेट। आपको वहां से पर्सनल बेनिफिट डिराइव करने होना चाहिए। ठीक है। तब उसको आप क्या बोलेंगे, परक्यूजिट बोलेंगे। इज इट क्लियर। और अरियर्स का मतलब क्या होता है, पहले नहीं मिला था सैलरी आपको अब मिल गया, ठीक है, पहले की सैलरी आपको अभी मिल रही है, अरियर्स बोलते हैं उसको। ठीक है। क्या, ओके, डन। ठीक है। और कोई भी चीज को नॉन टैक्सेबल समझने से पहले एक चीज आपको समझना है, इफ इट इज इनकम एंड इफ इट इज गिवन फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, तो वो हमेशा टैक्सेबल होगा, चाहे वो अरियर हो, ओवर टाइम हो। ठीक है। फ्री ऑफ चार्ज कुछ मिला है, बोनस मिला है, बोनस के टाइम पे सिर्फ इतना याद रखना कि वो रिसीव होना चाहिए, इट शुड बी पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। ठीक है। इट शुड बी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई, मतलब डिक्लेयर बोनस जो होता है वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होता। ठीक है। ओके। सो कहाँ गए, हाँ यहाँ पर, ये खत्म हो गया था। नाउ वी विल स्टार्ट विद डिडक्शन। ठीक है। डिडक्शन के लिए मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ, ये पार्ट हम लोगों ने पेंडिंग रखा था। डिडक्शन में तीन तरह के डिडक्शन है, और प्रोबेबली आपको हमेशा जो है वो दो ही डिडक्शन आपको मिलता है। ठीक है। आपको प्रोबेबली हमेशा दो ही डिडक्शन मिलेगा, तीसरा डिडक्शन मिलेगा अगर एम्प्लॉई जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो। ठीक है। तो ये तीन डिडक्शन है, एक वर्ड फाइल लेके मैं आपको समझा देता हूँ, पहले पहले वो समझेंगे उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इजी है, इसमें कुछ और ज्यादा है नहीं, तीन डिडक्शंस होती है, डिडक्शन अंडर कॉमन है, हर बार क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे आपको ध्यान देना है बस। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। ठीक है। तो अंडर सेक्शन 16 आपकी डिडक्शन कितनी है, उसको लिखा ही ऐसे जाता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। ठीक है। और ये सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ भी जाता है कई बार। ठीक है। तो आपको कुछ सेक्शन जो है वो याद रख लेने अच्छे से, क्योंकि वो सेक्शंस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अभी इतना ही लिखा होगा कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, तो आपको पता होना चाहिए इट इज फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24,
ठीक है, वैसे सम्स करते करते आपको समझ में आ जाता है, मतलब हर बार हम लोग यूज करते हैं तो समझ में आ जाता है ये चीजें। ओके, सो क्या है इसके अंदर, प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है, क्या लेंगे हम लोग, एज पर क्वेश्चन जितना दिया है वो ले लेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन ये क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, ये मैक्सिमम रुपीज 50,000, मैक्सिमम रुपीज 50,000। सर 50,000 से कम भी हो सकता है क्या? हाँ, बहुत रेयर केसेस में। सर वो केसेस कौन से है बताइए, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये कितना इनकम है, 1,55,000 विच इज मोर देन योर 50,000 ना, ठीक है। सो आपका जो डिडक्शन होता है वो कभी भी इसकी लिमिट होती है उसकी, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो योर डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड योर इनकम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरा इनकम 40,000 ही है, तो मैं उससे ज्यादा डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाऊंगा, तो ये डिपेंड करता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका इनकम जो है 50,000 के ऊपर ही होता है, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। बट याद रखो आपका डिडक्शन की वजह से इनकम नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, बस इतना याद रखो, ठीक है। तो हमेशा क्या लेंगे हम लोग, 50,000 ले लेंगे, आंख बंद करके नहीं लेना है, आंख खोल के लेना है, ठीक है। अब ये वाली जो डिडक्शन है, ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस वाली, ठीक है, दिस इज फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज पर क्वेश्चन, ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके, तो मुझे बताइए हमारे केसेस में कौन सी डिडक्शंस अप्लाई होगी तीनों में से? प्रोफेशन टैक्स के लिए रूल क्या है? अरे बोलो, अभी बताया ना, प्रोफेशन टैक्स के लिए रूल क्या है, क्वेश्चन में रहना चाहिए कि नहीं? देखो है क्या क्वेश्चन में, सुस्तर बच्चे मेरे, नहीं दिख रहा है ना प्रोफेशन टैक्स किसी को भी? नो सर। हाँ, अल्लाह। The professional tax 2,500. हाँ देखो, किसी को तो दिखा 2,500, यहाँ पे प्रोफेशन टैक्स दिखा किसी को। मैंने बोला था ये दोनों जो है वो प्रोफेशन टैक्स जो है क्वेश्चन में दिया होता है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ योर रिडक्शन, ठीक है। सो आई विल टेक इट, रिडक्शन अंडर सेक्शन 16, ठीक है। सबसे पहले है आपका प्रोफेशन टैक्स, कितना लूँ प्रोफेशन टैक्स, 2,000 पर मंथ और 2,500 पर एनम, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है इसलिए हमने डायरेक्ट ले लिया, कभी कभी पर मंथ दिया होता है तो आपको मल्टीप्लाई बाय 12 करना है, ठीक है। बट इट इज ऑलवेज 2,500, एज पर रूल ही उतना होना चाहिए, तो वो लोग उतना ही लेते हैं, ठीक है। सो 200 पर मंथ, और एक मंथ में ज्यादा होता है, फेब्रुवरी के मंथ में ज्यादा कटता है ना। सो 300 उस मंथ पे कटता है, तो 200 इंटू 12 इट इज 2,400 प्लस 100 एक महीने में जो ज्यादा कटता है फरवरी का, वो तो हो जाता है टोटल 2,500 प्रोफेशन टैक्स कटता है किसी भी एम्प्लॉय का, और उसको उसके लिए डिडक्शन भी मिलती है, ठीक है। सो वी हैव डिडक्शन फॉर इट, प्रोफेशन टैक्स हो गया। दूसरा कौन सा डिडक्शन अप्लाई होगा बेटा? स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन? Maximum मैक्सिमम 50,000। 50,000. मैक्सिमम 50। अच्छा, नाउ माय क्वेश्चन इज, ये वाला डिडक्शन अप्लाई होगा क्या? सुनीता गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या? सर दिया नहीं है, तो कभी भी ना दिया हो तो यही एज्यूम करना कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा ना तो वहाँ पे लिखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, एम्प्लॉय वो लिखा होगा, आपको एज्यूम भी नहीं करना है, कोई कंपनी देख के एज्यूम भी नहीं करना है, ठीक है। सो इट विल बी रिटन देयर
कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये वो लोग सामने से देंगे, ठीक है। और फर्स्ट लाइन में लिख देते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। और पहली बात तो आपके पूरे क्वेश्चन में, चलो अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता भी तो आप क्या लेते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस कहाँ से लेते हैं, क्वेश्चन में ही दिया नहीं है ना, एंटरटेनमेंट अलाउंस क्वेश्चन में ही नहीं है, तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है कि आपको उसको लेना भी है करके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि आपको कितना लेना है उसको, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल क्वेश्चन में ही नहीं है, लेना है नहीं लेना है वो भी हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है। वो कोई बेसिक रूल नहीं है, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं है जो आपने 50,000 ले लिया, ठीक है। इट शुड बी एज पर क्वेश्चन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओनली। क्वेश्चन में दिया भी है तो आंख बंद करके ले मत लो एंटरटेनमेंट अलाउंस, देखो कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, एंड उसके लिए मैं डिडक्शन आपको अलग से सिखाऊंगा। ओके, सो ये दो डिडक्शंस आपकी अप्लाई हो जाती है। सो द डिडक्शन इज इक्वल टू 52,500, दिस इज डन। एंड आपका फिर नेट इनकम क्या हो जाएगा डिडक्शंस के बाद, दिस इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम, नेट इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, सो प्रोफेशन टैक्स सर कहाँ दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा, ले लो आंख बंद करके जितना भी दिया है, पर मंथ है तो इंटू 12 करना नहीं भूलना है, ठीक है। डायरेक्ट दिया है पर एनम, तो इट विल बी ऑलवेज 2,500 और अप्रोक्सीमेटली सेम ही अमाउंट होगा, ठीक है। बट इट इज एज पर क्वेश्चन होगी, तो एज पर क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आप 50,000 ले लो, ठीक है। ये दो डिडक्शन जो है वो कॉमन ही रखना है, बस डिडक्ट कर लो, इनकम फ्रॉम सैलरी आपको मिल जाएगा। इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न, कुछ पूछना है? कुछ चीजें हम लोगों ने न्यू भी आज देख ली है, ठीक है। सो डिडक्शंस हम लोग ने पढ़ लिया है। अभी हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो मोर देन हाफ हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अभी कुछ स्पेसिफिक रिटायरमेंट की चीजें जो मुझे बताना बाकी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन हर क्वेश्चन में 50,000, हाँ बराबर है, वही लेना, मैक्सिमम उतना ही है बेटा। अरे मैंने व्हाट्सएप लॉगिन नहीं किया है ना, ये भेजना है मुझे। ओके, डिडक्शन इज इजी, तुम लोग को समझ में आ जाएगा, हर क्वेश्चन में सेम ही।
ओ फिर बेटा इतने टाइम से पूरा मैंने जितना भी बोला सब आपको नहीं सुनाई दिया ना? सॉरी, मैं म्यूट पे था और मैंने स्क्रीन भी शेयर नहीं किया था, इसीलिए 2 मिनट। क्यों लीव करना है इतनी जल्दी? वी हैव 5 to 10 मिनट्स, वो कंप्लीट करके लीव करना है, ठीक है? ओके, या कुछ लोग लीव कर चुके हैं क्या? हेलो, हेलो, इज इट ऑडिबल? यस सर। अच्छा, कई लोग लीव कर दिए। एक्चुअली मैं म्यूट पे था, मैं इतनी देर से म्यूट करके पढ़ा रहा था, तो मुझे याद पता ही नहीं चला। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर कुछ लोगों ने लीव कर दिया है, ठीक है, तो वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन वंस अगेन, डोंट वरी। बट गिव मी 5 मिनट्स। यहाँ पर कुछ चीजें जो मुझे डिस्कस करना था आपको, ठीक है? ये एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई इज अ डायरेक्टर। मिसेस समता इज अ डायरेक्टर इन एमएस जगदीश टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर। उसको सैलरी मिला है, ठीक है? तो डायरेक्टर्स को जो होता है, डायरेक्टर्स के लिए उनको फीस मिलता है ना? तो यहाँ पे उनको क्या मिला है? सैलरी मिला है, मतलब ये एम्प्लॉई है उसकी, ठीक है? तो यहाँ पर सिर्फ एक जगह है जहाँ पे वो एम्प्लॉई नहीं रहती, वो जब बोर्ड मीटिंग में होगी, ठीक है? तो फीस जो होती है बोर्ड मीटिंग की, इट इज टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेस। ये आप कहीं पर तो मेंशन करके अपने पास रख लेंगे, ठीक है? जो फीस होती है बोर्ड मीटिंग्स की, इट इज टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेस। फिर वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप उसको नहीं मिलेगा। कौन अनम्यूट है? 2 मिनट। हाँ, सो कितना हो जाएगा इसका सैलरी? सैलरी 46,000 पर मंथ है, ठीक है? तो 46,000 इंटू 12 करना है आपको, तो जो भी आपको आएगा आंसर वो वहां पे आप मेंशन कर देंगे। एक्स ग्रेशिया जो है आपका एक्स्ट्रा पेमेंट, वापस से कहाँ कौन म्यूट हो? अल्फिया, मैंने कितनी बार तुमको म्यूट किया है, बार बार अनम्यूट हो जाती है। ओके, सैलरी इज 46,000 इंटू 12। एक्स ग्रेशिया मतलब जो एक्स्ट्रा पेमेंट्स उसको मिलती है, बोनस वगैरह टाइप जो होता है, एक्स ग्रेशिया जो होता है, बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो होते हैं उसके 23,300 उसको मिले हैं। सैलरी इन लीव ऑफ लीव, मतलब लीव की जगह पे उसको सैलरी मिली है, अगेन ये टैक्सेबल है। फीस फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग जो है ये आप यहाँ पर नहीं लेंगे, अदर सोर्सेस में लेंगे। टैक्सेबल है ये, लेकिन यहाँ पर नहीं, अदर सोर्सेस में, क्योंकि जब वो बोर्ड मीटिंग में होगी तो एज एन एम्प्लॉई वो बोर्ड मीटिंग में नहीं हो सकती ना, एम्प्लॉई नहीं हो सकती, ठीक है? तो बोर्ड जो फीस है उसकी, वो यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगी, बिकॉज इट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो फीस होती है डायरेक्टर की, डायरेक्टर्स फीस जो होती है, ठीक है, इट इज टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेस। सैलरी वगैरह आप यहाँ पे ले लेंगे डायरेक्टर की, क्योंकि वो कंपनी से मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप मिल जाएगा। लेकिन जब बोर्ड मीटिंग में होगी, ठीक है, तब वहां पर उसके जो एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं मिलता है उसका, ठीक है? तब वो क्या होगा, डायरेक्टर होगी कंपनी की, और तब उसको जो फीस जो है वो उसका अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होना चाहिए, ठीक है? वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आएगा। तो ये आप कहीं पे तो मेंशन करके रख लेना, जो बोर्ड फीस, बोर्ड मीटिंग में जो फीस मिलती है उसको, इट इज टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेस। अच्छा, मुझे ये पूछना है, रीइंबर्समेंट ऑफ कार एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिस यूज, ठीक है? ऑफिस यूज के लिए, ठीक है, उसको रीइंबर्स, उसको कार एक्सपेंसेस जो उसने किए उसको वापस मिले। रीइंबर्समेंट मतलब वापस पैसे मिलते हैं, ठीक है? किसके लिए मिला है उसको? ऑफिस यूज के लिए उसने क्या किया था, अपनी कार यूज किया था, और पर्सनल यूज के लिए अपनी ही कार यूज करती थी, ऑफिस के लिए भी पर्सनल के लिए भी अपनी कार यूज करती थी। लेकिन जो रीइंबर्समेंट मिला है उसको कार का, वो इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिस यूज मिला है। मुझे बताओ ये परक्यूजेट है क्या? Yes,
सॉरी, Sir, your voice is not coming. हाँ हाँ म्यूट था मैं। ओके, सो रीइंबर्समेंट ऑफ कार एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिस यूज। ठीक है, यहाँ पे जरूरी है कि ये पर्सनल बेनिफिट होना चाहिए। यहाँ पे आपका पर्सनल बेनिफिट थोड़ी ना हो रहा है, हो रहा है क्या? आपने कार एक्सपेंसेस किया ऑफिस यूज के लिए और वहां पर आपको मैंने पे किया 43,000, आपने एक्सपेंसेस किया, मैंने आपको पे कर दिया। अभी आप एग्जांपल ले लो, मैंने आपको बोला एक पर्टिकुलर चीज जो है ये आप लेकर आ जाओ बेटा। ठीक है, आप लेकर आ गए मेरे लिए, सर इतना हुआ एक्सपेंसेस, और मैंने आपको दे दिया था। ये आपका इनकम नहीं है, आपने अपनी जेब से डाला वो पैसे और मैंने आपको रिइंबर्स किया है उसको। ठीक है, तो वहां पे आपका पर्सनल बेनिफिट होना चाहिए, तो ऑफिस यूज के लिए है। तो ऑफिस यूज जहां पर आ जाता है तो दैट इज नॉट टैक्सेबल। आप ऑफिस में जाके काम करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, उसके लिए थोड़ी ना टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, आपका पर्सनल बेनिफिट होना चाहिए। परक्यूजिट में हमेशा पर्सनल बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, अगर कार मिल रही है तो आपको प्राइवेट यूज होना चाहिए उसमें, तब जाके वो टैक्सेबल होगा। इज इट क्लियर? तो दूसरा वाला आएगा अगेन रिलेटेड टू परक्यूसिटी, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका। शी वॉज प्रोवाइडेड फ्री होम फैसिलिटी, फ्री हॉलीडे होम फैसिलिटी एट देहरादून। टोटल कॉस्ट उसका कितना था? 25,250। शी वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ फ्री लंच फैसिलिटी ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स कॉस्टिंग रुपीज 15,800। ओके, ये जो है शी वॉज प्रोवाइडेड फ्री हॉलीडे होम फैसिलिटी एट देहरादून। ठीक है, उसको देहरादून में ना फ्री हो, मतलब हॉलीडे पूरी फैसिलिटी मिली ऑफिस की तरफ से। इज इट परक्यूजिट? परक्यूजिट है क्या? आपको घूमने के लिए मिला 25,250 हॉलीडे, बोलो इज इट परक्यूजिट? परक्यूजिट है क्या? पर्सनल बेनिफिट हुआ क्या? Yes, sir. यस है ना? अरे घूमकर आ रहे हो तो इसमें पर्सनली है ना, इसमें ऑफिस का क्या है? ठीक है, ये टैक्सेबल है 25,250। अच्छा, उसको ऑफिस आवर्स में, ठीक है, इतना खाने को दिया था, ये तो मैं तुमको बाद में बता दूंगा। खैर, और ये प्रोफेशन टैक्स है, क्योंकि अभी लेस देन मतलब 1 ही मिनट के करीब कुछ बाकी है, तो डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब ऑफिस में अगर कोई काम करता है और वहां पे उसको खाने वगैरह के लिए मिलता है, तो दैट इज नॉट एट ऑल टैक्सेबल ना। लंच वगैरह जो है आपको वहाँ पे टी मिलती है, देखा है ना, आपने ऑफिस में काम करते हुए देखा है, उधर पे टी फैसिलिटी मिलती है, कई बार खाने की फैसिलिटी मिलती है, तो दैट इज नॉट एट ऑल टैक्सेबल। ठीक है, तो भले आप बोलेंगे सर उसका ये पर्सनल बेनिफिट है, बट वो ड्यूरिंग दी ऑफिस आवर्स ही है। ठीक है, तो ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स आपको हो सकता है उधर पे वाटर मिले, हो सकता है उधर पे टी मिले, हो सकता है उधर पे लंच मिले, हो सकता है वहाँ पे डिनर मिले। तो वो सारी चीजें ऑफिस आवर्स में होती है। आपको लैपटॉप भी मिलता है वहाँ पे काम करने के लिए, वो सब आपका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं होता। ऑफिस आवर्स, ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स आपको कोई बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे उसके ऊपर टैक्स नहीं पे करना है। ठीक है, ओके, देयर इज, इफ देयर इज एनी डाउट, एनी कंसर्न, ये पता नहीं आज बहुत ज्यादा टाइम तक के म्यूट हो गया। इसके ऊपर कल वापस से डिस्कस करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 6.4 वापस से डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो ग्रॉस और नेट वाला हिसाब किताब है, इसमें और कुछ है ही नहीं।